फंक्शंस ऑफ मनी। मनी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 10 मार्क का आना चाहिए। और कई बार ये लोग पूछेंगे व्हाट इज मनी, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी। तो एग्जाम में इसको कैसे लिखना है, तुम ये पहले चार्ट ड्रॉ करोगे। फंक्शंस ऑफ मनी को 3 भाग में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिजेंट। प्राइमरी को मेन भी बोलते हैं। मैंने रेड में इसलिए बताया कि ये जो एम है, इधर मीडियम और एम, सेकेंडरी फंक्शन एस टी। और ये जो 2 और 5 और 4 9 पॉइंट्स है, मैंने लर्न करने के लिए एक स्टोरी बनाया, माई एजुकेशन। तुम्हारा प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलिंग है ना, उसके दम पर तुमको लर्न हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फंक्शन ऑफ मनी एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने के बाद ये जो 9 पॉइंट्स है, जो 3 ग्रुप में है, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिजेंट, वो एक्सप्लेन करने के बाद मैं स्टोरी के थ्रू लर्न करवा। ओके, तो शुरू करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल, तुम दुकान में गए, 10 रुपए दिया, एक पेन लिया। डू यू एग्री? मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। तुम दुकान में गए, पेन लिया, डॉलर दिया, वो मना कर देगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों होता है? क्योंकि वो गवर्नमेंट का सपोर्टेड है। मीनिंग इफ यू सी कॉइन्स या 1 रुपए का नोट, पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है। 2 रुपए का नोट और आगे आरबीआई का काम है प्रिंटिंग का। तो वहां पे लिखा रहता है ना, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। सो आरबीआई गारंटी दे रहा है, यहाँ पे कॉइन्स और 1 रुपए के नोट में गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है। सो इट्स ऑल्सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। समझ में आया? पहला लेन देन में काम में आता है। और मनी किसका भाग है? वेल्थ का भाग। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है बच्चों को, सर देश में जो करेंसी है, गवर्नमेंट कितना भी प्रिंट कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। देश में जितना गोल्ड है उतना ही करेंसी प्रिंट होता है, ये बेंचमार्क है। और अपने देश में करीबन, जहां तक मेरा नॉलेज है, आई थिंक 14 to 15 लाख करोड़ का करेंसी प्रिंट हुआ है। उसका 80 to 90% हिस्सा 500 और 2000 के नोट है, और बाकी 10 to 20% का हिस्सा 100 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया उसमें बना हुआ है। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। नाउ तुम जब ये आंसर लिखोगे, तुम सबसे पहले बार्टर को क्रिटिसाइज करोगे। जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज में बार्टर में एक प्रॉब्लम था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है। मेजर ऑफ वैल्यू, वापस तुम शुरू करोगे कि बार्टर में एक प्रॉब्लम था कि एक आदमी को 2 किलो चावल चाहिए, ठीक है, पर उसके पास देने के लिए भैंस है। दूसरे के पास 2 किलो चावल है, बट भैंस और चावल को तुम वैल्यू कैसे दोगे? अभी सिंपल सा, 2 किलो चावल 100 रुपए का, भैंस 1 लाख रुपए का आता है। सो नाउ जो बार्टर का प्रॉब्लम था, वो इधर सॉर्ट आउट हो गया। अच्छा, इंडिया में मेजर ऑफ वैल्यू क्या है? रुपीस। यूएसए में डॉलर, यूके में पाउंड, जापान में येन, दुबई में दिरहम्स, मलेशिया में रिंगिट। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग करेंसी रहता है, जिससे तुम वस्तु का मेजरिंग वैल्यू निकाल सकते हो। सो प्राइमरी फंक्शन या मेन फंक्शन में दो कौन से हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। come to secondary function, standard of deferred payment. Now if you check out barter system में, तुमने यदि 2 किलो भिंडी गवार लिया, 1 किलो भिंडी, 1 किलो गवार, तुमको लौटाना भी उधारी लिया है और वही लौटाना है, बट तब तक भिंडी और गवार खराब हो जाता है। और जब तुम लौटाओगे, हो सकता है क्वालिटी कम हो या ज्यादा हो। तो अभी सिंपल सा है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मैंने तुमसे 100 रुपए लिया, तुमको 100 रुपए लगाऊंगा। डेफर्ड मतलब डिले, मतलब उधारी। आज, उस समय तुम गाय लेते थे, उसी रूप में गाय को लौटाना मुश्किल था। नाउ विद टुडेस स्टैंडर्ड्स, तुम 100 रुपए का या 1 करोड़ का बैंक लोन लो, 1 करोड़ लौटाओ, इतना आसान है। तो अभी मनी से स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इज नाउ पॉसिबल। आया समझ में? स्टोर ऑफ वैल्यू। अगेन बार्टर सिस्टम में इफ यू चेक आउट, तुम जो वस्तु स्टोर करते थे, जानवर, गाय, भैंस, गेहूं, चावल, कॉर्न शेल्स, थोड़ा मेटल्स, इसमें से बहुत सारे पेरिशेबल होते थे, और पेरिशेबल खराब हो जाता है, तो स्टोर करना मुश्किल था। एक तो जगह का प्रॉब्लम था, और एक पेरिशेबल था तो खराब हो जाता था। नाउ तुम 2000 रुपए के नोट बैंक में जाकर लॉकर में जमा करो या घर पे रखो, आसानी से स्टोर हो सकता है। सो जो प्रॉब्लम बार्टर का था, स्टोरेज का, वो कौन सॉल्व करता है? मनी सिस्टम। और उसकी वैल्यू कम भी, देखो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कम भी नहीं होती, बट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में एक इंपॉर्टेंट फर्क समझो। एक महाराष्ट्र है, एक गुजरात है। भारत में 6 लाख गांव है। अच्छा, महाराष्ट्र में तुम छोड़ के गुजरात में जाना चाहते हो, या महाराष्ट्र से दिल्ली में जाना चाहते हो। दिल्ली वाले खाते हैं
पराठा, महाराष्ट्र वाले खाते हैं मिसल पाव, साउथ इंडिया में जाओगे तो इडली सांभर। अच्छा, नाउ प्रॉब्लम ये है, तुम्हारे पास महाराष्ट्र में एक जमीन है और तुम गुजरात जाना चाहते हो, गुजरात वालों को थोड़ी इंटरेस्ट होगा यदि बार्टर में, तो वैल्यूएशन कैसे निकालोगे? वहां का रहन सहन मुश्किल था एक जगह से दूसरी जगह जाने का। अभी बहुत सिंपल है, तुमको सपोजली नासिक टू औरंगाबाद जाना है, या ऐसे सोचो मुंबई टू दिल्ली जाना है, तुम्हारे पास एक फ्लैट है मुंबई में 5 करोड़ का, बार्टर के टाइम में तुम फ्लैट तो हुआ ही नहीं करते थे, झोपड़ी थे, तुम गाय भैंस को इतना दूर कैसे लेके जाओगे? कई महीने लगेंगे। सो नाउ इट इज वेरी इजी, तुम्हारा फ्लैट 5 करोड़ में बेच दो, पैसा आ जाएगा, दिल्ली जाओ नया फ्लैट खरीदो। सो डू यू एग्री, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होता है। बार्टर में बहुत डिफिकल्ट था, 6 लाख गांव है, तुम हर गांव में हो सकता है भगवान भी चेंज हो जाए, उनका आस्था और भगवान अलग, अच्छा खाना भी अलग हो सकता है। सो नाउ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बहुत आसान है, यहां से मैं बेच दूंगा, पैसा आएगा, दूसरे गांव में जाऊंगा, पैसा डाल दूंगा, करेक्ट। सो ये कौन सा पॉइंट था? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। प्राइमरी में कितने हैं? 2, सेकेंडरी में कितने हैं? 3। कम टू कंटिंजेंट फंक्शंस। कंटिंजेंट फंक्शंस ये प्रोफेसर किनले ने दिए, तो इसमें सबसे पहले क्या बोला है? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सी, इंडिया का नेशनल इनकम क्या होता है? मनी वैल्यू, क्वांटिटी में नहीं होता, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल में प्रोड्यूस होता है। इंडिया का नेशनल इनकम मेजर होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मेजर करता है, और कितना है नेशनल इनकम? 2 लाख रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और अमेरिका का कितना है? करीबन 15 लाख करोड़। सो डू यू एग्री कि 2 लाख करोड़ जो इंडिया कमाता है उसमें रेंट कितना, वेज कितना, इंटरेस्ट कितना और प्रॉफिट कितना निकालते आता है? क्यों? क्योंकि पैसा है। बार्टर के टाइम में पहली बात तो अपना पूरा देश एक नहीं था, अलग अलग किंगडम्स थे, तुम किंगडम का मेजर कैसे करोगे? बकरी के काउंटिंग से करोगे कि भैंसों से करोगे? और बकरी कोई बूढ़ी है जवान है, कैसे करोगे? ना सबका मॉनेटरी वैल्यू निकालो और मेजर करो, इतना आसान हो गया। दूसरा, बेसिस ऑफ क्रेडिट। नाउ तुम बैंक में जाते हो, बोलते हो 50,000 का लोन चाहिए, बैंक तुम्हारे खाते में 50,000 ट्रांसफर करता है। सो डू यू एग्री, क्रेडिट मनी इज पॉसिबल, ठीक है। और तुम तुरंत बैंक से पैसा उठा के किसी को पेमेंट करते हो। सी, एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब बैंक्स का राजा है, कमर्शियल बैंक्स लाइक एसबीआई पैसे को छाप नहीं सकते, बट जब तुमको कर्जा देंगे तो तुम्हारे खाते में ट्रांसफर करेंगे। सो एक प्रकार का पैसा क्रिएट करते हैं, वो छापते नहीं है बट क्रिएट करते हैं बाय द क्रिएशन ऑफ लोन्स। तो क्रेडिट का बार्टर सिस्टम में ठीक है, तुम गाय लो और गाय लौटाओ। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम था कि ओरिजिनल फॉर्म में गाय रहेगी नहीं, तो यहाँ पे उधारी बहुत आसान हो गया है। तीसरा, इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। सबसे बेस्ट एग्जांपल आजकल के शार्क टैंक, देखते हो ना एपिसोड, सिंपल सा है, मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए, मेरे पास 20 लाख है, मैं शार्क टैंक में जाऊंगा, बोलूंगा कि मेरे पास एक आइडिया है, वो बोलेंगे कि ठीक है हम 80 लाख लगाते हैं, 25% शेयर। सो व्हाट हैपेंस, जब उन लोग को 80 लाख देंगे मनी के रूप में, ये 80 लाख से मैं मशीन खरीदूंगा, ठीक है, सपोजली नए गॉगल्स बनाऊंगा और फिर बेचूंगा। सो लिक्विडिटी टू वेल्थ कैसा है कि मनी बाय सेल्फ प्रोड्यूस नहीं करता, बट मनी से मैं मशीनरी खरीद सकता हूँ जिससे आउटपुट आएगा, आउटपुट बेच के मैं इनकम कमाऊंगा, इनकम से सेविंग्स होगा, सेविंग से इन्वेस्टमेंट। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो मनी से क्या क्रिएट होता है? वेल्थ क्रिएट होता है। और एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ना मैं तुमको इकोनॉमिक वेरिएबल्स बताता हूँ। सपोजली इंडिया का 2 लाख करोड़ नेशनल इनकम, इफ यू डिवाइड बाय पॉपुलेशन इट बिकम्स पर कैपिटा कंजम्पशन, ठीक है। अच्छा, पर कैपिटा कंजम्पशन, एक आदमी का 1,40,000 एक आदमी कमाता है ऑन एन एवरेज, उसमें से वो खर्चा करेगा 1,15,000, तो बचा कितना? वो कंजम्पशन हुआ, बचा कितना? 25,000 वो सेविंग्स हुआ, उस सेविंग्स 25,000 में से 15,000 वो इन्वेस्ट करता है, टोटल इन्वेस्टमेंट। सो नाउ तुम इंडिया का जो आउटपुट है उसको जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी और फॉरेन से पैसा आएगा जाएगा सब जोड़ दो तो उसको जीएनपी बोलते हैं। वंस जीएनपी से पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं, तुम देश का कंजम्पशन निकाल सकते हो, देश का सेविंग्स निकाल सकते हो, देश का इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो, और ये सब मॉनेटरी रूप में होता है, क्वांटिटी रूप में नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज ऑलवेज द रुपीज नॉट द क्वांटिटी। आया समझ में ये पार्ट? नाउ मीडियम के या प्राइमरी फंक्शन के 2 थे, सेकेंडरी के 3 थे और कंटिंजेंट के 4 थे, 2 3 4। नाउ इसको लर्न करने के लिए
मैंने एक स्टोरी बनाया, बट स्टोरी से पहले तुमको एक आइडिया बताता हूँ। प्राइमरी को मेन भी बोलते हैं, स्टार्टिंग लेटर एम, एम एम। सेकेंडरी फंक्शन स्टार्टिंग लेटर एस, एस एस, और अल्फाबेटिकली एस के बाद आता है टी, और कंटिन्यून के 4। सो मैंने एक स्टोरी, तुम एग्जाम में ऐसे लिखोगे, मनी को जो डिफाइन किया है ना स्टार्टिंग, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया, ऐसे लिखोगे एग्जाम में ABC और फंक्शंस ऑफ मनी। अब ये 3 फंक्शंस है, तुम यहाँ पे लिखते हो माई एजुकेशन। सबसे पहले क्या बोलोगे कि जब मैं प्राइमरी क्लास में था, मतलब एक स्टोरी बनाया जिससे तुमको 9 पॉइंट, 2 + 3 + 4 आराम से आ जाए। तब मेरा मीडियम इंग्लिश था। प्राइमरी क्लास में तेरा मीडियम क्या था? इंग्लिश था, और मार्क्स का मेजर बहुत कम था। फिर तुम इसमें आए, सेकेंडरी क्लास में आए, तब मैं स्टैंडर्ड इंप्रूव और डफर से होशियार बना। सो क्या बोलोगे? प्राइमरी में मीडियम क्या था? इंग्लिश था, और मेजर मार्क्स का कम था। लेकिन जब मैं सेकेंडरी में आया, सेकेंडरी फंक्शन में आया, तो मेरा स्टैंडर्ड बढ़ा और मुझे लोग डफर नहीं से होशियार बन गए। बस मैथ्स का फॉर्मूला दिमाग में स्टोर नहीं होता था और वैल्यू समझता नहीं था। मैथ्स में लोग अक्सर डरते हैं। उसके बाद क्या है, काश मैथ्स के वैल्यू सर के दिमाग से ब्लूटूथ से मेरे दिमाग में ट्रांसफर हो पाते। आया समझ में? सो प्राइमरी, जब मैं प्राइमरी में था तो मेरा मीडियम क्या था? इंग्लिश, और मेरे मार्क्स का मेजर बहुत कम था। जब मैं सेकेंडरी क्लास में गया, सोचो 10th स्टैंडर्ड में, तो मेरा स्टैंडर्ड बढ़ा, मैं डफर से होशियार बना। लेकिन मुझे प्रॉब्लम था मैथ्स के फॉर्मूलेस का दिमाग में स्टोरेज। काश ऐसा होता कि सर के दिमाग से ब्लूटूथ से मेरे दिमाग में वो ट्रांसफर हो जाता फॉर्मूलेस का डेटा, तो मुझे रट्टा मारने की जरूरत नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं। जब मैं 11th में आया, कंटिजेंट एसएससी के बाद 11th में आया, तो मुझे समझा कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिजेंट है ना, मैं तब तक ज्योग्राफी में वीक था, लेकिन जब मैं 11th में आया तो मुझे समझा एशिया एक कॉन्टिनेंट है। तब मैंने एक एक भाषण दिया। अब ये भाषण रुबाबदार भाषण देता है लड़का, बोलता है कोई भी देश का नेशनल इनकम क्रेडिट के बेसिस पर नहीं बनता, उधारी के बेसिस। क्या बोलता है? 11th में भाषण देता है, कोई भी देश का नेशनल इनकम क्रेडिट के दम पर बनता नहीं है। शरीर में जो खून है जो बहता है, उससे मेहनत करके तुम वेल्थ बनाते हैं। समझ में? 11th में क्या भाषण देता है कि नेशनल इनकम कोई भी देश का उधारी क्रेडिट पे नहीं बनता, वो लोगों के शरीर से बहते हुआ लिक्विड खून, जो लिक्विड है, उससे मेहनत करके वेल्थ बनता है। मेरा मेरा भाषण खत्म हुआ तो टीचर ने एस्टिमेट किया ये बड़ा होकर मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बने। हुआ ना एस्टिमेट? सो लेट अस रिवाइज द स्टोरी अगेन। पहला पॉइंट क्या था? प्राइमरी में मेरा मीडियम इंग्लिश था, बट मेरा मार्क्स का मेजर बहुत कम था। जब मैं सेकेंडरी में आया, ठीक है, तो मेरा स्टैंडर्ड बढ़ा और मैं डफर नहीं था, होशियार हो गया। लेकिन मेरे को मैथ्स के फॉर्मूले का प्रॉब्लम, दिमाग में स्टोर का प्रॉब्लम था। काश ऐसा होता कि सर के दिमाग से मेरे दिमाग में से ट्रांसफर हो सके। मैं आज जब मैं 11th में आया HSC, तो मैंने पाया, मैं समझा कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है। फिर मेरे को एक भाषण मैंने दिया, उसमें मैंने कहा नेशनल इनकम क्रेडिट से नहीं बनता, वो लोगों के शरीर में बहता हुआ खून जो कि एक लिक्विड है, उससे वेल्थ बनता है। मेरे को भाषण इतना ताकतवर था कि मेरे टीचर ने देखा और बोला, एस्टिमेट किया कि भविष्य में मैक्रो इकोनॉमिक्स का टीचर बनेगा। सो ये सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लिख के निकालो, देखो कितना याद है।